अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट वीकली अपडेट में आपका वेलकम। मेरे साथ हैं खुरम हुसैन, एडिटर प्रॉफिट मैगजीन। सर, आपका ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज हम दो मौजूआत पर बात करेंगे। एक तो जो इस वक्त सैलाब आ रहे हैं, आए हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और इस वक्त रिहेबिलिटेशन चल रही है या शुरू हुई है। उसको लेकर एक ये बहुत डिबेट चल रही है इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि शायद बाहर भी, कि क्या क्लाइमेट चेंज इसका जिम्मेदार था, इस मैस फ्लडिंग का, या फिर ये गवर्नेंस का फेलियर था। और इस पे प्रॉफिट का जो एडिटोरियल आया है उसमें ज्यादा जिम्मेदारी खुरम साहब आपने क्लाइमेट चेंज को दी है। तो उसकी क्या वजूहात है? जी थैंक यू अली। उसकी वजूहात बहुत सिंपल है। ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन सी शुरू हो रही है, ऑल्दो बहुत अर्ली स्टेजेस में है अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो ये और से और बढ़ती चली जाएगी। और वो कॉन्वर्सेशन बेसिकली उसमें दो कैंप्स अब इमर्ज कर रहे हैं। एक कैंप कह रहा है कि जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है इन फ्लड्स की वजह से और जितनी सैलाबी नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार प्राइमरीली पाकिस्तान हुकूमत खुद है, क्योंकि उन्होंने वो वाले स्टेप्स नहीं लिए पिछले फ्लड्स के वाकयों से तजुर्बा लेके, जिनसे इस सारी फ्लडिंग को या तो रोका जा सकता था या कम से कम इसके जो असरात हैं उनको कम किया जा सकता था। और दूसरी साइड पे एक और कैंप है जो कह रहा है इस सब कुछ की जिम्मेदारी जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जिसमें पाकिस्तान का निग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। तो पाकिस्तान लेस देन 1% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो दुनिया में होती हैं उसका उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे आती है। बाकी जितनी है वो तो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो हैं आपके मुल्क, आपकी दुनिया की, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, खासतौर पे अमेरिका, चाइना और यूरोपियन यूनियन, यहाँ से आती है ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई लाइफस्टाइल्स और इंडस्ट्री उन लोगों की है जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं इस मुल्क की, और उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो हमारे ऊपर गिर रहे हैं। तो वो उनके कहने के मुताबिक काफी जिम्मेदारी अब उन मुल्कों को भी लेनी चाहिए जिन्होंने ये सारी एमिशंस पैदा करके एटमॉस्फेयर में इतनी सारी कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस भर दी हैं, और उसकी वजह से क्लाइमेट जो चेंज हुआ है उसके नेगेटिव असरात हमारे ऊपर अब इस फॉर्म में गिर रहे हैं। अम, अब दोनों पार्टी से अब बात करें तो वो दोनों कहती हैं, वेल ऑब्वियसली इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। वो कहते हैं कि एक कैंप कहेगा हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ गवर्नेंस इज द प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सो इज क्लाइमेट चेंज। और दूसरा कैंप ये कहेगा हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर अ प्रॉब्लम, ऑब्वियसली गवर्नमेंट शुड आल्सो लर्न। लेकिन जहां पे फिलहाल अभी ये गुफ्तगू चल रही है ना, जो एक्सचेंजेस बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं लोगों के, इट्स अ मैटर ऑफ एम्फोसिस कि आप एम्फोसिस कहाँ पे ले करेंगे, ज्यादा जिम्मेदारी आप किसकी किसके ऊपर डालेंगे। और इसमें फिर कहना कि भी 50-50 दोनों ही जिम्मेदार हैं, मेरे ख्याल में एक कॉप आउट है। इधर एटलीस्ट हम लोगों की नजर में क्लियर, बहुत क्लियर जिम्मेदारी जो है वो क्लाइमेट चेंज कैंप की है। क्लाइमेट चेंज ही इस फ्लडिंग और इस सैलाब का प्राइमरी कॉज है। और अगर कोई गवर्नेंस फेलियर्स हैं जो हैं, लाजिम है, लेकिन वो इतना ज्यादा जिम्मेदार नहीं है इस सारी डिस्ट्रक्शन के। अब मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं। अभी पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग इम्पैक्टेड हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लड्स। इम्पैक्टेड से मतलब या तो वो फैटेलिटीज में से शामिल है जो 1200 लोग जो अपनी जान खोए हैं इन 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 फ्लड्स में, या वो उन लोगों में से हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको अपने घर और अपने गांव छोड़ के हाई ग्राउंड पे भागना पड़ा है और वहां पे अब टेंट सिटीज ढूंढ रहे हैं जहां पे वो रिहाइश ले सकें जब तक उनके एरियाज क्लियर ना हो। या उन लोगों में से हैं जो अपने एरियाज में तो हैं, उनके एरियाज भी बेशक क्लियर हो गए होंगे लेकिन उनके घर टूट गए हैं, उनकी छतें गिर गई हैं। तो 33 मिलियन। अब मुझे आप बताएं कि अगर बेस्ट ऑफ गवर्नेंस होती पाकिस्तान में तो ये 33 मिलियन फिगर कितना कम कर देते आप? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, कितना कम हो जाता? 10 तो खैर इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट, लेकिन यस ऑफ कोर्स ये फिगर 1, 2, 3, 4, 5 मिलियन कम हो सकता था अगर सुपीरियर गवर्नेंस होती, यानी कि आप कच्चे एरियाज में लोगों को मकान ना बनाने दें, आप पहाड़ी इलाकों में स्वात या चित्राल वहां पे दरिया के किनारे पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो ना होने दें, उधर जोनिंग लॉज ज्यादा इन्फोर्स किए जाएं, वहां पे एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट अगर होती,
बट वेरी इंपॉर्टेंटली अली, अगर टाइमली अलर्ट मिल जाता, अगर पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी होती जिसके जरिए वो एनॉमलस वेदर पैटर्न्स को डिटेक्ट करके टाइमली अलर्ट एक दे सकते हैं अपने लोगों को। फिलहाल जैसे मेट डिपार्टमेंट ने अलर्ट जो इशू किए हैं उसमें स्वात और चित्राल की जो बारिश थी, जो अलग थी बाय द वे, स्वात और चित्राल का जो वेदर पैटर्न था वो अलग था, वो बारिश काफी बाद में आई है कंपेयर टू सिंध एंड बलोचिस्तान जहां पे पहले हुई थी बारिश, और वो एक अलग वेदर पैटर्न था। तो अगर स्वात की जो बारिश थी उसका तो कोई अलर्ट जनरेट हुआ ही नहीं मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। इनफैक्ट बहरीन में जो लोग रह रहे हैं वो कहते हैं कि उनको 1 घंटे का अलर्ट मिला था, और वो भी कालाम के जो लोग हैं अपस्ट्रीम, उन्होंने उनको बताया था कि भाई ये एक बहुत ही यहाँ से एक तूफानी किस्म का रेला गुजरा है और उसने तबाह कर दिया है हमारा पूरा इलाका, आपकी तरफ आ रहा है, जो लोग दरिया के किनारे हैं उनको वहां से हटा दे। तो 1 घंटे की नोटिस पे बहरीन वालों को इवैक्यूएट करना पड़ा, और वो भी रात के कोई 12 बजे के बाद आया था उनको वो वाला अलर्ट, और वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं था, वो अपने ही लोग थे। अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड इनफ, ऑब्वियसली वी नीड बेटर फोरकास्टिंग, बेटर मॉडलिंग ऑफ आवर वेदर पैटर्न्स, ताकि ज्यादा लीड टाइम मिल सके अलर्ट्स जनरेट करने के लिए। काफी सूबों में जैसे सूबा सिंध, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ था फॉर फ्लड्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, लेकिन उसकी आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखें कि उनके अपने प्लान के मुताबिक कितने टेंट्स उन्होंने स्टॉक पाइल करके रखे थे और कितने वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसमें भी शॉर्टफॉल है। अब जो लास्ट डेटा है उसके मुताबिक जो रिलीज हुआ है उसके मुताबिक कोई 60-70 हजार टेंट्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जब तक उनके पास लाख से ऊपर टेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे इसी किस्म की इवेंचुअलिटी को मीट करने के लिए। अब तक आखिर आज जो सुबह मैंने फिगर सुना है 1,20,000 टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके हैं। और ये कोई कितना हफ्ते से ऊपर हो गया ना, अब कोई 10 दिन चल रहे हैं इन फ्लड्स को। बट डू यू नो अली हाउ मेनी टेंट्स दे नीड इन ऑर्डर टू कोप विद दिस? नो। 6.5 million. That is the number. Okay, chalo, maybe not 6.5 million tents, but 6.5 million displaced is the तो उसको अगर आप 6 से भी डिवाइड कर ले, 6 to a tent, तो you're talking more than 1 million tents जो immediate level पे required है फौरी तौर पे। अभी इतनी तो कैपेसिटी है ही नहीं कोई भी गवर्नमेंट के पास। तो अगर ये बेस्ट प्रिपेयर्ड भी होते, और अगर ये अपने प्लान्स में इन्होंने 1 लाख के बजाय 5 लाख टेंट्स भी स्टॉक में रखे होते, दे वुड स्टिल बी इनएडिक्वेट फॉर द स्केल ऑफ द डिजास्टर जो हमारे सामने भी खुल रहा है। तो आई थिंक गवर्नेंस नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि मिटिगेशन मेजर्स वो स्टेप्स लेने जरूरी हैं जिनसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को डिक्रीज किया जाए। तो आप एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लड इवैक्यूएशन प्लान्स कि भाई अगर फ्लड आएगा तो इतना लीड टाइम हमें मिलेगा, तो उसके बाद इन इलाकों से लोगों को निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्रीचेस करेंगे एम्बैंकमेंट्स की, ताकि हमारा दरिया ओवरफ्लो ना कर जाए। तो उसकी वजह से ये एरियाज जो हैं वो इम्पैक्ट होंगे, वहां के लोगों के इवैक्यूएशन प्लान्स बने हो, उनको हाउस करने के लिए प्लान्स आपने सारे भी बनाए हो, ये सारा काम अगर हुआ हुआ होता, इवन देन द स्केल ऑफ द डिजास्टर आप मे बी 10, 20, 30% मैक्सिमम मैक्सिमम उसको कम कर सकते थे, बट नॉट मोर देन दैट। 33 मिलियन अफेक्टेड, 100 किलोमीटर वाइड एक लेक खुल गई है, इनलैंड लेक पाकिस्तान के अंदर, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में बीम अराउंड की जा रही हैं पूरी दुनिया में। हाउ डू यू प्लान फॉर दैट? हाउ डू यू मिटिगेट समथिंग लाइक दैट? 1/3 ऑफ द कंट्री अंडर वाटर, हाउ डू यू मिटिगेट दैट? इतना बड़ा डिजास्टर अगर है तो क्लियरली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और उनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और जिन मुल्कों ने इमिशंस पे कंट्रीब्यूट किया है। अब अली एक और चीज मैं यहाँ ऐड कर दूं कि अमेरिका से काफी लोग हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर बेहतर गवर्नेंस होती। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये उसी मुल्क के रिहायशी हैं जो कियोटो प्रोटोकॉल से निकल के चला गया था 2001 में। आई डोंट नो आपको याद है ये वाकया या नहीं। 2001 में 2097 में
हाल में 97 था जब कियोटो प्रोटोकॉल, कियोटो एक जापान का मुल्क है, शहर है, जहाँ पे एक क्लाइमेट अग्रीमेंट साइन किया गया था तमाम इंडस्ट्रियलाइज मुल्कों के दरमियान। उसमें उन्होंने कमिटमेंट्स दी थी कि हम लोग अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करेंगे एज पर दिस स्केड्यूल, ताकि अगले 20 साल, अगले 30 सालों में बजाय इसके कि हम लोग इस लेवल पे हों, हम उससे नीचे लेवल पे होंगे, ताकि क्लाइमेट के ऊपर हमारा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो। ये 97 में हुआ था। 2001 में सदर जॉर्ज बुश जूनियर साहब जो हैं, उन्होंने यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं ऑनर करेंगे, हालांकि अमेरिका सिग्नेटरी था उस एग्रीमेंट का। अगर वो अग्रीमेंट, और वो उस जमाने का एक बहुत बड़ा वाकया था, लॉन्ग बिफोर 9/11, ये एक और 9/11 जॉर्ज बुश साहब ने बाकी दुनिया को दिया था। और आप जाके इस पे देखें, जो कमेंटरी थी आप गूगल करके देख लें, इसके अराउंड जो कुछ लिखा गया है, अमेरिका लीव कियोटो प्रोटोकॉल इस तरह करके, और आपको अंदाजा होगा ये कितना बड़ा एक फैसला था जो उन्होंने ऐसे बैठ के कर दिया कि हम लोग इसको ऑनर नहीं करेंगे। उसकी वजह से अगर वो अग्रीमेंट इन फोर्स रहता तो आज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की क्या सिचुएशन होती, ये खुद आई थिंक वो लोग अगर देख लें, नंबर वन। और नंबर टू, जो लोग अमेरिका में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि उनका अपना कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है। और ये जो सैलाबी मुतासरीन है, उसमें से मेरे ख्याल में अगर आप 1000 लोग भी ले लें तो उनका भी कार्बन फुटप्रिंट इतना बड़ा नहीं होगा जितना एक अमेरिकन मिडिल क्लास सबर्बन फैमिली का होता है। तो हम्म। आई थिंक पर्सपेक्टिव थोड़ा रखना चाहिए। लाजिम यहाँ पे सुपीरियर गवर्नेंस की जरूरत है, लाजिम मिटिगेशन मेजर्स होने चाहिए, लाजिम हमारी गवर्नमेंट को लेसन सीखने चाहिए और नहीं सीखते, और लाजिम हमें अकाउंटेबल रखना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, लेकिन हमें पर्सपेक्टिव नहीं लूज करना चाहिए। इधर प्राइमरली पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस क्रिएटिंग दिस डिजास्टर lies in those countries whose economies and whose greenhouse gas emission patterns, whose carbon footprints have created this climate change in the first place. We should not lose sight of that. Ali. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, खुरम साहब, एक तो आईएमएफ से पैसे आ गए, और दूसरा पैसों के साथ साथ बहुत ज्यादा कागजों का एक पलंदा भी आया है। शुक्र है हमारी जिंदगी में आप हैं जो कि हमें पढ़ के बता देते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमसे तो ना हो पाता। तो वो इतने सारे कागज जो हैं, उसमें से कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक तो हमने छापी है अपने इसी हफ्ते की इशू में। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि पाकिस्तान में 4 बैंक्स थे, छोटे बैंक्स, जो 2008 में आइडेंटिफाई किया गया था कि ये कमजोर बैंक्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक रिस्क प्रेजेंट करते हैं। अली, बैंक जो है ना, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बाकी इंडस्ट्री से मुख्तलिफ होता है। इट्स नॉट द से, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पब्लिक ट्रस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। जब आप पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं और तो आप एक ट्रस्ट के अगेंस्ट ले रहे हैं, और उस ट्रस्ट को इन्फोर्स करना, उसको मॉनिटर करना, उसको सुपरवाइज करना पे स्टेट बैंक का काम होता है। तो इस किस्म के रेगुलेटर्स बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं एग्जिस्ट करते, जैसे जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में होते हैं। तो अब 4 बैंक्स की कैपिटल प्रॉब्लम्स अगर थी 2008 में, तो उनको दुरुस्त करना वाज अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम। यानी कि बाकी बैंक्स उससे मुतासिर होते हैं कि अगर इनमें से एक भी बैंक डूब जाए तो बाकी सारे बैंक्स उससे इम्पैक्ट होते हैं। ये नॉर्मल इंडस्ट्रीज में नहीं होता। अगर एक सीमेंट प्लांट डूब गया, फाइनेंशियली अपने वो डेट्स नहीं मीट कर सका, बाकी प्लांट्स को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। मे भी थोड़ा बहुत उनकी भी क्रेडिटर्स मुड़ के पूछ लेंगे कि भाई आपको तो इस टाइप के मसले नहीं है जितने जिस तरह के इन लोगों को थे, एंड व्हाट नॉट, बट दैट्स अबाउट इट। बैंक्स में अलग चीज होती है। अगर एक बैंक डूब जाए तो डिपॉजिटर्स में पैनिक फैलती है, और वो फिर जाके बैंक्स में से अपने पैसे विथड्रॉ करना शुरू करते हैं, और उस चीज को, जिसको रन ऑन अ बैंक कहते हैं, उसको सेफगार्ड करने के लिए रेगुलेटर हमेशा वॉच कर रहा होता है। हर मुल्क में ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट की अराउंड द वर्ल्ड, कि बैंक्स की कैपिटलाइजेशन जो है, दैट मीट्स मिनिमम थ्रेशोल्ड्स टू इंश्योर कि नो बैंक इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब 4 बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए थे 10 साल, कोई 12 साल पहले। उनमें से एक बैंक ने तो अपना मसला हल कर लिया, कैपिटलाइजेशन अपनी करवा ली और अपने आप को उस लिस्ट से निकाल लिया।
एक और बैंक उससे नहीं निकला जा रहा था। वो कभी एक इन्वेस्टर लेके आए, कभी दूसरा इन्वेस्टर लेके आए, लेकिन उन इन्वेस्टर्स के बारे में सवाल जवाब जब होते थे वो नहीं उनसे आंसर किए जा रहे थे। तो उस बैंक को 2015 में फोर्सिबली अमेलगमेट किया गया था। ये KASB बैंक था, आपको याद होगा, जिसको बिल्कुल। फोर्सिबली अमेलगमेट किया गया था बैंक अल इस्लामी के साथ, और 1,000 रुपए की कीमत में। तो वो बैंक पोस्ट सेल का बेसिकली एक उसका हल निकला था। और जो उस बैंक का ओनर था उसको 1,000 रुपए मिले थे अपने पूरे बैंक के लिए। दिस वाज स्टैंडर्ड रेगुलेटरी प्रैक्टिस अगेन, कि आप खुद अगर कैपिटलाइज नहीं कर सके तो फिर हमें करना होगा, बिकॉज दिस बैंक प्रेजेंट सिस्टमिक रिस्क टू द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। दैट इज द आर्ग्यूमेंट। अब दो बैंक्स रह गए हैं तब से लेके आज तक। एक है समिट बैंक, दूसरा है सिल्क बैंक। तब से लेके आज तक बीच में सिल्क बैंक के कई जगहों पे आए, कैपिटलाइजेशन ऊपर हुई, कई नीचे हुई, लेकिन पिछले 3 सालों में उनकी कैपिटलाइजेशन रेशियोज जो हैं वो काफी गिर के नेगेटिव हो गए, विच मींस द बैंक इज इन बाय मेनी स्टैंडर्ड्स एंड रेकनिंग्स टेक्निकली इंसॉल्वेंट। Likewise with Summit Bank, उनका तो -65% कैपिटलाइजेशन रेशियो हो गया, विच इज कैटास्ट्रोफिक। आई मीन ये रेशियो +10% एट अ मिनिमम होना चाहिए। अगर आप -65% में चले गए हैं तो यू आर सो फार इंसॉल्वेंट के, आई मीन सवाल पैदा होता है कि आप एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोनों बैंक्स ने काफी देर से वो कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर है जो अपने पैसे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है हमारे बैंक में, और उसके बाद हमारे ये मसले हल हो जाएंगे। अब मसला यहाँ आता है कि इन्वेस्टर कौन है। समिट के पास एक इन्वेस्टर है, उसका नाम अब्दुल्ला हुसैन लूटा। UAE नेशनल है, बड़ी अमीर तरीन फैमिली है UAE के। वहाँ वहाँ से उनका ताल्लुक है। और वो कह रहे हैं कि मैं 51% शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ इस बैंक के, इन रिटर्न में उसमें पैसे इंजेक्ट करूंगा। तो लूटा हम्म। साहब जो है उनको फिर एक फिट एंड प्रॉपर टेस्ट के थ्रू पास करना पड़ता है, विच मीन्स स्टेट बैंक डिटर्मिन्स कि भाई आर यू एलिजिबल टू होल्ड बैंकिंग लाइसेंस इन पाकिस्तान। और ये बड़ा एक स्ट्रिक्ट होता है, उसमें आपसे पूछते हैं आपके पैसे कहाँ से आए हैं, सोर्स ऑफ फंड्स आप दिखाएं हमें, आपके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई पहले हुई है, इफ सो उसकी डिटेल सबमिट करें, फलाना ढमकाना। इस किस्म के तमाम सवाल पैदा होते हैं। दूसरा जो है सिल्क बैंक, उसमें जो इन्वेस्टर हैं वो है अलीम खान, PTI के, एक्स PTI ऑफ कोर्स। और अलीम खान साहब के खिलाफ एक नैब केस चल रहा है लाहौर में। तो ऑलरेडी एक सवाल तो ये पैदा हो गया कि विल अलीम खान पास द फिट एंड प्रॉपर टेस्ट और नॉट। अभी तक तो वो उसमें कोई फैसला आया नहीं। अब लेटेस्ट IMF प्रोग्राम में हुआ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब IMF को कमिटमेंट दे दी है कि ये दो बैंक्स या तो अपने कैपिटलाइजेशन प्लान्स जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे बाय मार्च ऑफ 2023, और अगर उनसे नहीं होता तो मई ऑफ 2023 तक हम इनको रेजोल्यूशन में ले जाएंगे, कोट अनकोट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि या तो दे कैन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ अ फोर्स्ड रिस्ट्रक्चरिंग, or they can become the subject of a forced sale, forced liquidation, forced amalgamation, or anything. I mean, अब इसमें क्या exactly steps लिए जाएंगे that we don't know, but ये पहली दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक डेडलाइन अप दे दी है अपने क्रेडिटर्स को भी, कि हम अपने इस फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ गार्ड करने के लिए इन दो बैंक्स को या तो मार्च तक रिकैपिटलाइज करेंगे, और अगर ना हुए तो मई तक इनको रेजोल्यूशन में ले जाएंगे। नाउ द ये खुरम डेंजर साहब, है। जब सारा ड्राफ्ट हो रहा था, जी, ये सारी चीजें, तो जो ओनर्स थे बैंक्स के, उनको पता था कि ये होने जा रहा है? देखिए एक ओनर को तो लाजिम पता था, दैट शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन। शौकत तरीन साहब वुड नो, बिकॉज शौकत तरीन साहब ने खुद IMF के साथ बैठ के निगोशिएट किया हुआ। फरवरी में जो डॉक्यूमेंट्स IMF एग्रीमेंट का निकला था उसमें तो एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क उन्होंने दिया था कि मई 2022 तक हम लोग अपनी कैपिटलाइजेशन प्लान कंप्लीट कर लेंगे, ये उसमें लिखा हुआ था। तो तरीन साहब तो नोस कि IMF को कितना इस चीज से कंसर्न है कि अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक्स जो हैं वो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक रिस्क, उनमें से उन अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक्स में से एक रिस्क एमिनेट कर रहा है जो पूरे आपके फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर अभी आया हुआ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, बाय द वे अली, दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। किसी भी मुल्क में अगर अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक्स मौजूद हों, उनके क्रेडिटर्स जो हैं उनसे कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अभी लग रहा है कि एक रिस्क में है, आप उसको तो सॉर्ट आउट करें वहां पे। तरीन साहब को तो पता था, क्योंकि उन्होंने खुद निगोशिएट करके IMF से एक अपने ऊपर एक डेडलाइन ली थी कि मई 2022 तक हम कैपिटलाइज कर लेंगे अपने बैंक को। वो नहीं हुआ मई 2000, क्योंकि अब तो हम
सितंबर 2022 में बैठे हैं और अभी तक वो कैपिटलाइजेशन नहीं हुई। तो अब एक और डेडलाइन निगोशिएट की है गवर्नमेंट ने, मार्च। लेकिन आईएमएफ ने, लगता है देखते हुए कि भाई आपको एक डेडलाइन दी थी वो मिस हो गई, अब आप दूसरी मांग रहे हैं, तो अगर वो मिस हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर वो भी मिस हो गई तो फिर मई के महीने तक हम लोग इसको रेजोल्यूशन में ले जाएंगे। तो एक पार्टी को तो लाजिम पता था, दूसरे को भी पता ही होगा, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी सीक्रेट नहीं है। ये बैंकिंग हम्म। सर्कल्स में तो सबको पता है कि ये दो अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक्स हैं, इनकी वजह से बाकी फाइनेंशियल सिस्टम को एक रिस्क पहुंच रहा है, कि ये रिस्क जो है ये पाकिस्तान के तमाम बाकी जो क्रेडिटर्स हैं, खास तौर पे बैरूनी क्रेडिटर्स, उनकी इस पे खास नजर है। और ये पाकिस्तान के हर और चीजों को भी इम्पैक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर की क्रेडिट रेटिंग वगैरह उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। इसको रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है। तो लाजिम उन्होंने भी उनको भी पता होगा, बट तरीन साहब को तो पता ही था, बिकॉज उन्होंने खुद निगोशिएट करके अपने आप के ऊपर और दोनों बैंक्स के बिहाफ पे डेडलाइन दी थी कि मई 2022 तक ये हो जाएगा सेटल। नहीं हुआ। तो that's where things stand. Under the IMF program, both the people who own these banks, Silk Bank and Summit Bank, could potentially lose their bank by May of 2023 if they don't get the capitalization problem sorted by coming March. And that's a very, very interesting thing. अब इन दोनों के ऊपर नजर रखेंगे कि भाई इनके प्लान्स कैसे चल रहे हैं, इनके फिट एंड प्रॉपर टेस्ट कैसे हो रहे हैं। कम मार्च अगर इनमें से एक ने कर लिया और दूसरे से नहीं हुआ, तो देन व्हाट? Then we have then the process of resolution begins, and if so, where does that end? Where does it take us? Be very interesting to see. थैंक यू सो मच खुरम साहब। व्यूअर्स, आप सबका देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपने सवाल भेजते रहिए, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।